हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन के इंट्रोडक्शन में हमने फोर्थ चैप्टर में राइट अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस मतलब कि जो भी वेक्टर्स हैं राइट वेक्टर प्रोडक्ट समझा, उसमें डॉट प्रोडक्ट भी समझा राइट। अब यहाँ पर जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें अलग अलग लॉज के बारे में समझेंगे, जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इनर्शिया। दूसरा जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो मोमेंटम पर डिपेंड है राइट, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ वो एक्शन रिएक्शन पर डिपेंड है राइट, मतलब कि इक्विलिब्रियम पर वो डिपेंडेंट है राइट। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग लॉज के बारे में समझने वाले हैं। उसके बाद नया टॉपिक है एरिस्टोटल्स फॉलेसी। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ समझाई गई है और वो है कि किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़रूरी है। तो एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है राइट, उसको हमें मोशन में रखना है। जैसे कि एक कार है राइट, बच्चा एक कार से खेल रहा है। अब उस कार को बच्चे ने उसको एक यूनिफॉर्म मोशन से स्टेडीली आगे ले जाना है राइट। तो ऑब्वियसली कार अगर कुछ टाइम से मोशन में है और फिर उसमें एक्सटर्नल फोर्स अगर छूट जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाएगा थोड़ा टाइम के बाद राइट, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कार आगे जाके रुक जाएगी। बट अगर उस कार को कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ाते रहना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। अब पहले क्वेश्चन है कि थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद कार क्यों रुकेगी, तो कोई उसको कार पे कोई रेजिस्टिव फोर्स लगना चाहिए, तभी कार थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रुकने वाली है राइट। तो वहाँ पर कार के मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए कार थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाने वाली है राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कार को हमें कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ाते रहना है, तो उस रेजिस्टिव फोर्स के ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहना होगा कि जिससे कार मोशन में ही रहे राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मोशन में रख सके राइट। उसके बाद टॉपिक है द लॉ ऑफ इनर्शिया राइट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की स्टडी से कुछ अलग अलग चीज़ें मालूम पड़ी। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्लांटेड मतलब कि इंक्लाइन प्लेन में रखा है राइट, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है राइट तो वो एक्सिलरेट होता है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है राइट तो वहाँ पर उसका रिटार्डेशन होता है, मतलब एक्सीलरेशन रिटार्डेशन में चेंज हो जाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन में चेंज होता है राइट। और जो मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन है वो एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है राइट। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है राइट तो वहाँ पर उसका एक्सेलरेशन होता है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तब ऑब्जेक्ट रिटार्ड होता है राइट, मतलब कि उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ता है तो वो एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है, ना उसमें एक्सेलरेशन होता है ना उसमें रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन होगा बट अगर यहाँ पर अगर सरफेस हमने फ्रिक्शन ली, ये सारी हमने जो भी बातें कर रहे हैं वो एक फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए बातें हो रही है राइट। तो फ्रिक्शनल लेस सरफेस में यहाँ पर ये इंटरमीडिएट सिचुएशन होने वाली है राइट। तो यहाँ पर जब कभी भी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन का एब्सेंस हो, मतलब कि एक्सेलरेट भी नहीं हो रहा है या फिर रिटार्डेशन भी नहीं हो रहा है, तब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है राइट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ सेम हाइट पे वो सेम हाइट अचीव करेगा। मतलब कि हाइट अगर यहाँ पर सेम है तो ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे जाके सेम हाइट अचीव करेगा राइट। ये सारी बातें हम वो लोग कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए राइट। बट अगर मैं
इस स्लांटेड जो प्लेन है उसको बदल दूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पर वो आगे ही बढ़ता रहेगा जब तक कि उसका सेम हाइट रिपीट ना हो। मतलब कि उसको सेम हाइट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट को स्टॉप होने के लिए सेम हाइट चाहिए। बट अगर उसको वो हाइट नहीं मिल रही है आगे जाके और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आगे बढ़ता ही रहेगा, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। यही चीज़ हम लोग अच्छे से समझेंगे दूसरे एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर अगेन हमने फ्रिक्शनल लेस सरफेस ली। फ्रिक्शनल लेस सरफेस मतलब कि वहाँ पर ज़रा भी फ्रिक्शन नहीं है, 100%। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, 100% फ्रिक्शनल। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल लेस सरफेस जैसा और कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ की अगर बात करें तो देर इज़ नो फ्रिक्शनलेस सरफेस। कहीं ना कहीं भले ही ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथनेस सरफेस में आ सकती है, बट 100% फ्रिक्शनलेस प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस, अगर मान लीजिए कि आइडियली फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे बढ़कर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वो सेम हाइट पे वापस पहुँचेगा, राइट। और मान लीजिए कि यहाँ पर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, हाइट सेम रखी, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, डिस्टेंस बढ़ा दिया और हाइट भी सेम रखी, तो भी ऑब्जेक्ट भले ही ज़्यादा डिस्टेंस है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके भी सेम हाइट तक तो पहुँचेगा ही, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है और उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस ही मिल रही है, उसको कभी भी सेम हाइट नहीं मिल रही है, तो वो ऑब्जेक्ट तब तक यहाँ पर मोशन करता रहेगा जब तक कि उसको सेम हाइट ना मिल जाए, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से उस पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, और रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता, मतलब कि अपनी जो स्टेट है उसका रेजिस्ट करता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट, टू चेंज। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। वो अपनी स्टेट को रेजिस्ट कर रहा है, अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहता है। अगर वो खुद मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पे होता तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता, राइट। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। ऑब्जेक्ट अपनी सिचुएशन को चेंज करना नहीं चाहता, और इसी चीज़ को इनर्शिया बोलेंगे। इनर्शिया मतलब कि रेजिस्टेंस टू चेंज, राइट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि बेस्ड है इनर्शिया पे। हमने जो कुछ भी यहाँ पर डिस्कशन किया वो सब चीज़ का एक निचोड़ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, राइट। उसके बाद है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो everybody continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise। मतलब कि कोई भी बॉडी कंटिन्यू रहेगी, उसकी जो रेस्ट की स्टेट है या फिर यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट, कोई भी एक स्टेट हो सकती है, या फिर वो रेस्ट पे हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में आगे बढ़ रहा है, तो वो तब तक सेम स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्हीकल है वो जा रहा है, राइट। व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब वहाँ पर कुछ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बाद अगर हम लोग एक्सीलरेशन को रिड्यूस कर ले, बंद कर दे, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे जाके रुक जाने वाला है। व्हीकल थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा और फिर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो एक फ्रिक्शन वाली सरफेस पे, और फ्रिक्शन वाली सरफेस क्या करेगी, उस पर कंटिन्यूसली मोशन के ऑपोजिट रेजिस्टिव फोर्स लगाती है। तो इसीलिए वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लीजिए कि कोई बुक टेबल पे पड़ी है, तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई आके वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको
हटा ना ले, राइट। तो वो तब तक उसकी सिचुएशन, उसकी जो स्टेट है वो पकड़े रखेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अब हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्टेटमेंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, इफ द नेट external force on a body is zero, its acceleration is zero. Acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body, right। तो ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तब ज़ीरो होगा जब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और एक्सेलरेशन जब नॉन ज़ीरो होगा, राइट, तब उस पर कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा होगा, राइट। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि स्पेसशिप की बात करें, राइट। स्पेसशिप जब स्पेस में होगा, राइट, तो वहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि स्पेसशिप बाहर आ चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बाहर आ चुका है। तो जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ज़ीरो है, राइट। तब भी वो मोशन में होगा, क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे इसलिए जा पाता है क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता तो वहाँ पर एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन लग सकता, बट वहाँ पर स्पेस में कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर है ही नहीं कि जो स्पेसशिप पे फोर्स लगाए। तो इसीलिए बाहर, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ पे तो सारी जगह पर ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी की वजह से सेम एक्सपीरियंस अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से सारे ऑब्जेक्ट अर्थ से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्हीकल जा रहा है तो उस पर भी ग्रेविटी लग रही है, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। तो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे हैं जी जो ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जो बुक है वो एक टेबल पे रेस्ट पे है, राइट। तो बुक टेबल पे रेस्ट पे है। अब बुक पे एक्सटर्नल फोर्स तो एग्जर्ट हो रहा है। कैसे? तो बुक का खुद का अपना एक वेट होता है जिससे बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कि बुक पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो बुक है उसका खुद का अपना एक वेट है जो कि हम लोग लिख सकते हैं mg। बुक को हमने टेबल पे रखा है, बट यहाँ पर दूसरा एक फोर्स लग रहा है जो कि इस मैग्नेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे अपोजिट है, और वो ऊपर की तरफ सेम वैल्यू का होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन, जो कि वेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसीलिए ये बुक टेबल पे अनस्टेबल है। अगर एक ही फोर्स लगता रहता नीचे की तरफ, राइट, तो वहाँ पर बुक अनस्टेबल हो जाती। एक्सटर्नल फोर्स ही मिलता हमें एक टाइप का, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता। यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा, क्यों? क्योंकि एन इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट बुक। तो इसीलिए नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो होने की वजह से बुक रेस्ट पे है, राइट। अगर कोई एक भी फोर्स लगता यहाँ पर, सिर्फ कोई एक फोर्स, तो यहाँ पर ये बुक अनस्टेबल हो जाती, और वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होने की वजह से बुक अनस्टेबल है, तो उसकी कोई और मोशन होगी। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से जो बुक है वो रेस्ट पे है, और वो रेस्ट पे ही रहेगी यहाँ पर, राइट। अब कार के मोशन की बात करते हैं, राइट। तो कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, राइट। किस तरफ आगे बढ़ रही है? तो लेफ्ट हैंड साइड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। बट यहाँ पर जो कार पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है। कार के जो मैकेनिज्म है, कार का जो मशीन है, उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स यहाँ पर लग रहा है, जिसकी वजह से कार आगे बढ़ रही है। बट अगर हम लोग इंजन बंद कर दे
तो क्या कार यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी? तो यहाँ पर आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर टायर और सरफेस के बीच एक फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और यहाँ पर ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। भले ही यहाँ पर ये जो फोर्स है, राइट, वो कार के अंदर से लग रहा है, बट फिर भी वो एक्सटर्नली कार को आगे बढ़ा रहा है, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक दूसरे के यहाँ पर कैसे है, ऑपोजिट है। मान लीजिए कि आपने इंजन बंद कर दिया बट फिर भी कार तो कुछ मोशन में होगी, वो कार आगे बढ़ेगी। बट इंजन बंद करने के बाद एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि कार के मोशन के ऑपोजिट होगा। तो कार के मोशन के ऑपोजिट होने की वजह से कार कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाने वाली है, राइट। बट जब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, अगर जब फ्रिक्शनल फोर्स हो जाए तब यहाँ पर ये जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ती रहने वाली है, राइट। कार यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तब कार की स्टेट वही रहेगी, बट नेट फोर्स जब ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा, तो कार में या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगा या फिर रिटार्डेशन आने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter second to inverse. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? Assume that there is no nearby stars to exert gravitational force on him. यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली स्पेसशिप से बाहर आ चुका है, राइट। वो स्पेस में है और एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से स्पेस में ही बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर जो सिस्टम है वो 100 मीटर सेकेंड टू इनवर्स से आगे बढ़ रही थी। तो जब एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से बाहर निकलता है तब उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हमें यहाँ पर लिखना है, राइट। तो जैसे ही एस्ट्रोनॉट बाहर निकलता है वैसे वो हमें यहाँ पर जो भी स्पेसशिप की फोर्स या भी जो भी स्पेसशिप का एक्सीलरेशन था वो भूल जाना है। जब वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई भी नियर बाय स्टार्स नहीं है कि जो एस्ट्रोनॉट पे फोर्स लगा ले। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है उस पे लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी ग्रेविटी नहीं होगी। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है तो उसका एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग कुछ जनरल सिचुएशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ में जो बेस है वो है मोमेंटम। फर्स्ट लॉ में हमने देखा था वहाँ पर बेस था इनर्शिया का, बट यहाँ पर बेस है मोमेंटम का। तो मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, राइट। तो मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्लियरली इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वाई? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी से अगर जुड़ी हुई है तो यहाँ पर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग दो व्हीकल लेंगे, राइट। तो एक व्हीकल लाइट वेट व्हीकल है, राइट, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, और एक व्हीकल थोड़ा हैवी व्हीकल है, राइट। अब दोनों हॉरिजॉन्टल रोड पे हमने पार्क किया है, राइट। अब मान लीजिए कि दोनों को सेम स्पीड में लाने के लिए सेम टाइम में कौन सा व्हीकल ज़्यादा अच्छा होगा। अगर सेम स्पीड से धक्का लगाकर हमें सेम स्पीड में लाना है दोनों व्हीकल्स को सेम टाइम में, तो ऑब्वियसली लाइट व्हीकल अच्छे से हम लोग धक्का दे पाएंगे।
क्योंकि वो लाइट है इसीलिए उसका मास कम है इसीलिए वहाँ पर मोमेंटम कम होगा, राइट। तो मोमेंटम एक तो मास पे डिपेंडेंट है, ये इस एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पर मोमेंटम मास पे डिपेंडेंट है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग दो स्टोन्स लेंगे, राइट। एक स्टोन्स थोड़ा बड़ा है और दूसरा स्टोन थोड़ा छोटा है, राइट। अब दोनों स्टोन्स को मैं बिल्डिंग की सेम हाइट से नीचे की तरफ छोड़ देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों स्टोन में से कौन सा स्टोन ज़्यादा बेहतर होगा कैच करने के लिए? ऑब्वियसली छोटा स्टोन। क्यों? क्योंकि उसका मास कम होगा तो उसको कैच करने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। ये बड़ा स्टोन होगा, उसका मास ज़्यादा होगा, इसीलिए उसको कैच करने में थोड़ा हमें इंजरी हो सकती है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मोमेंटम पर डिपेंड है। मास इसका ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मास कम होने की वजह से उसका मोमेंटम कम है, राइट। तो आफ्टर ऑल जो लाइटर स्टोन है वही कैच करने के लिए इजी रहेगा। फिर उसके बाद के एग्जांपल में हम लोग दो एग्जांपल लेंगे। एक बुलेट फायर हुआ है एक गन से, और एक बुलेट जस्ट एक हाथ से थ्रो हुआ है, राइट। तो कौन सा बुलेट लेने में ज़्यादा आसानी होगी? ऑब्वियसली जो थ्रो हुआ है, राइट। क्योंकि वहाँ पर जो थ्रो हुआ है उस बुलेट की वेलोसिटी काफ़ी कम होगी, उसकी स्पीड काफ़ी कम होगी। बट जो बुलेट फायर हुई है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी, उसको कैरी करने में हम लोग कैरी नहीं कर पाएंगे, उसको देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो मोमेंटम है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो आफ्टर ऑल स्पीड भी, मतलब कि मोमेंटम स्पीड पे पर डिपेंडेंट है, राइट। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑल्सो। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, स्पीड कम होगी तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो थ्रो हुआ है बुलेट वो कैरी करने में ईजी रहेगा। उसके बाद मान लीजिए कि एक बॉल आ रहा है, राइट, क्रिकेट बॉल, और प्लेयर उसको कैच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दो केस लेते हैं। प्लेयर कैच करते वक्त अपने हाथों को पीछे ले रहा है, और दूसरे केस में जो प्लेयर है वो कैच करते वक्त अपने हाथों को स्टील रखता है, मतलब कि रेस्ट पे रखता है, राइट। तो किसमें इंजरी हो सकती है? तो यहाँ पर जो प्लेयर है वो जब हाथों को स्टील रखेगा, रेस्ट पे रखेगा, तब वहाँ पर प्लेयर को इंजरी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो मोमेंटम का चेंज है, राइट, वो तो कांस्टेंट है। बट जैसे ही टाइम बढ़ जाएगा, मतलब कि जब हाथों को पीछे ले जाया जाएगा वहाँ पर टाइम बढ़ाते हैं, जैसे कि टाइम बढ़ेगा वैसे फोर्स डिक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू एक और चीज़ पे डिपेंडेंट है, और वो है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, राइट। तो जैसे टाइम इंटरवल बढ़ेगा वैसे यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वैसे ही टाइम इंटरवल अगर इंक्रीज होगा, राइट, तो वहाँ पर ओवरऑल जो फोर्स है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि मोमेंटम तो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। तो इसीलिए क्रिकेट प्लेयर ऑलवेज बॉल को कैच करते टाइम वो हाथों को पीछे ले जाएगा, क्योंकि उससे टाइम बढ़ेगा और फोर्स कम होगा। अगर वो हाथों को स्टील रखेगा तो वहाँ पर टाइम बहुत डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैच करने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला। तो टाइम वहाँ पर बहुत डिक्रीज होने की वजह से फोर्स बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा और हाथों को डैमेज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो मोमेंटम का चेंज है इस पर भी फोर्स डिपेंडेंट है। वैसे ही मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट, उसको हम लोग यहाँ पर सर्क्युलरली मूव कराएंगे, राइट। यहाँ पर साइड एंगल से वो एलिप्टिकल लग रहा है, बट अगर कोई बॉल है, कोई स्टोन है, उसको हम लोग रस्सी से बांधकर और फिर इस तरीके से सर्कुलरली अगर मूव कराएं तो वहाँ पर मान लीजिए कि उसकी स्पीड हमें बढ़ानी है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे ये ऑब्जेक्ट जल्दी तेज़ी से ज़्यादा घूम सके सर्कुलर मोशन में, राइट। तो यहाँ पर फोर्स बढ़ाते हैं कि जिससे ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़े। तो फोर्स और स्पीड एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, जैसे कि फोर्स मोमेंटम पे और मोमेंटम स्पीड पे, राइट। तो ओवरऑल फोर्स और स्पीड दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है।
तो यही है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। अब उसका सेंटेंस हम लोग देखेंगे। तो लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, राइट। तो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है, राइट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब कि जैसे जैसे फोर्स चेंज होगा वैसे वैसे मोमेंटम का जो चेंज है वो भी चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पर फोर्स और चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों एक ही डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक एग्जांपल ध्यान में लेंगे। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका फोर्स F और वो फोर्स डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए एक्सर्ट हो रहा है, और यहाँ पर फोर्स होने की वजह से जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो v प्लस डेल्टा v जितना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम, राइट, मतलब कि पी आई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। क्योंकि इनिशियली जो वेलोसिटी है वो है v, मतलब कि यहाँ पर वेक्टर v लिख सकते हैं वेलोसिटी है तो, राइट। ये सारे वेक्टर टर्म्स है, वेक्टोरियल टर्म्स है। तो वेक्टर पी आई इज इक्वल टू एम वेक्टर वी आई, जो कि हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा। वैसे ही हम लोग मोमेंटम में चेंजेस फाइंड कर सकते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वहां पर आ जाएगा डेल्टा पी, और वो भी वेक्टर फॉर्म में है। तो डेल्टा वेक्टर पी इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी वो भी वेक्टर फॉर्म में आएगा, राइट। क्योंकि जो चेंज है वेलोसिटी में उसी की वजह से यहाँ पर मोमेंटम में चेंज आया है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो इसीलिए डेल्टा वेक्टर वी इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर पी इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अब सेकेंड लॉ हमारा क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, तो यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ इज प्रोपोर्शनल टू वेक्टर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो ये सेकेंड लॉ है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वेक्टर एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वेक्टर पी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको थोड़ा सा रीराइट करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा तो इज इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट लेके आएगा के, और फिर लिख सकते हैं डेल्टा वेक्टर पी अपॉन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, राइट। तो इस तरीके से फोर्स फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले, तो लिमिट के लिए जो टर्म है, अगर लिमिट ले तो टर्म डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बिकम्स डेरिवेटिव, मतलब कि वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, और उसकी वजह से हमारा जो टर्म है वो थोड़ा सा चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और फिर डेरिवेटिव टर्म डी पी अपॉन डी टी, और फिर से यहाँ पर जो मोमेंटम है वो वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा, राइट। वेक्टर एफ इज इक्वल टू के वेक्टर डी पी बाई डी टी। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है डी पी बाई डी टी, उसका फॉर्मूला हम लोग रखे तो वेक्टर डेल्टा पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से डी अपॉन डी टी, मोमेंटम की फॉर्मूला होगी ब्रैकेट में मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, राइट, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पर जो मास है वो तो कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट होने की वजह से वो आउटसाइड रहेगा एंड बाकी रहेगा वेक्टर डी वी अपॉन डी टी, right, and derivation of velocity it gives acceleration। तो इसीलिए यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन अगेन वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर फॉर्म में होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें वेक्टर डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मिला। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग एज अ रिजल्ट लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर,
राइट। तो इसीलिए हम लोग इक्वेशन का यूज़ करते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरीके इसका इक्वेशन हमने डिराइव किया, राइट। बट एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें तो वेर के इज इक्वल टू 1, राइट। तो के इज इक्वल टू 1 होने की वजह से हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि वेक्टर है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगी, राइट। और हम लोग दूसरा उसका फॉर्म लिख सकते हैं कि डी वेक्टर पी अपॉन डी टी, राइट। तो डी वेक्टर पी अपॉन डी टी, तो ये भी हमारा वेक्टर फॉर्म होगा। अब इसके एसआई यूनिट की बात करें, मतलब कि फोर्स के एसआई यूनिट की, तो फोर्स एसआई यूनिट तो यहाँ पर आ जाएगा, उसका यूनिट होगा, तो वो होगा 1 न्यूटन, राइट। फोर्स का यूनिट होता है 1 न्यूटन, और उसके सामने मास इंटू एक्सीलरेशन, तो उसका यूनिट होगा किलोग्राम, देन मीटर, देन सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो इस तरीके से उसका यूनिट हो जाएगा, राइट। अब सेकेंड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें, राइट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। फोर्स अगर ज़ीरो है तो एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, राइट। तो इसीलिए एक्सीलरेशन वहाँ पर ज़ीरो हो गया। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट में मान लीजिए कि हमारा जो सेकंड लॉ है वो एक वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म है तो उसको कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा डी पी एक्स अपॉन डी टी, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन पर्टिकुलर होगा, तभी वहाँ पर फोर्स एक्स डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। तो वहाँ पर अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा तो एक्सीलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में ही मिलेगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं सेम फोर्स फॉर्मूला, एफ आई इज इक्वल टू डी पी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन। एंड सिमिलरली एफ जेड की अगर बात करें तो एफ जेड इज इक्वल टू डी पी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगी एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन, राइट। तो इस तरीके से तीनों कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट में मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, राइट, वो ट्रेन से जा रहा है। अब वो पर्सन, यहाँ पर हम लोग अगर ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन का एक डोर है। अब वो पर्टिकुलर पर्सन एक बॉल को ट्रेन से नीचे की तरफ फेंक देता है, राइट। बॉल अभी कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। तो बॉल यहाँ पर नीचे की तरफ पहुँच चुका है। अब वो बॉल को जब नीचे की तरफ फेंकता है, फेंकने के बाद उस बॉल की यहाँ पर जो शेप होगा उसका जाने का, वो कैसा होगा। तो नॉर्मली हम लोग जब बस में या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तब कुछ भी ट्रेन से या फिर बस से बाहर फेंकते हैं, जब ट्रेन या फिर बस मोशन में होती है तब वो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाता है। बट ये चीज़ हमें लग रही है, ये हमारे इमेजिनेशन में है कि वो चीज़ पीछे की तरफ जा रही है, एक्चुअली हम आगे जा रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है वो ऑब्जेक्ट जो हमने थ्रो किया है वो पीछे की तरफ जा रहा है। बट एक्चुअली हम आगे जा रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ चला गया। बट एक्चुअली जब कभी भी आप ट्रेन से या फिर बस से कुछ भी नीचे फेंकते हो, राइट, तब वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही नीचे जाएगा, क्योंकि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो भी सिस्टम में है उस सिस्टम से बाहर चला जाएगा तो वो भूल जाता है कि वो किस सिस्टम से आया था, वो डायरेक्ट नए सिस्टम में पहुंच जाता है, और नए सिस्टम में वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में ही होता है, और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ गिरता है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए कि ट्रेन या फिर बस है, जो कोई भी एक्सीलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है, राइट, स्टिल उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ग्रेविटी के साथ नीचे लीनियर वे में ही नीचे गिरने वाला है, राइट। तो ये थर्ड मेन पॉइंट है। अब देखेंगे फोर्थ मेन पॉइंट।
तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में थर्ड पॉइंट का ही एक समराइज्ड कॉन्सेप्ट लिया है, राइट। जैसे ही कोई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, एक लोकल रिलेशन है फोर्स का और एक्सीलरेशन का, जैसे कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हम लोग जानते हैं, राइट। लिख लेते हैं यहाँ पर वेक्टर एफ इज इक्वल टू मास इंटू वेक्टर ए, राइट। बट एक्सीलरेशन डिटरमाइंड बाय फोर्स, ये भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होगा, राइट, वही फोर्स हमें मिलने वाला है उसी हिसाब से। तो कभी भी कोई भी मोशन की हिस्ट्री यहाँ पर हमें बता नहीं पाती कि उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, राइट। हम लोग एट अ टाइम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, बट उसका एक्सीलरेशन पीछे जो भी हुआ होगा उससे हम लोग पार्टिकल के मोशन के बारे में जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पिछली कोई भी हिस्ट्री करंट एक्सेलरेशन को यहाँ पर इफेक्ट नहीं कर पाएगी, राइट। पीछे जो भी एक्सेलरेशन रहा होगा वो पीछे का हिस्ट्री का एक्सेलरेशन है, बट करंट एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट,